नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। आप जो ये देख पा रहे हैं, यह सभा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन के तत्वावधान में। मई दिवस मजदूरों के जीवन का सबसे बेहतरीन दिवस है और इस दिवस के लिए हजारों मजदूरों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हम बात करेंगे उनके लिए भी जिन्होंने इस मजदूर दिवस के लिए सबसे ज़्यादा नेतृत्व दिया और इस दिवस को समाज में, दुनिया में स्थापित किया। हम बात करना चाह रहे थे आपको कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। ये दो महान शिक्षक मजदूरों के, जिन्होंने मजदूरों की ज़िंदगी को सुधारने की दिशा में सबसे बेहतरीन, शानदार और वैज्ञानिक तरीके का इजाद किया ताकि मजदूरों के दिन बहुरे। 1 मई 1890 की तारीख को यह दिवस मनाने के लिए सभी देशों में तय किया गया था। 8 घंटे श्रम दिवस एवं श्रम कानून संबंधी अन्य मांगों के समर्थन में लिया गया यह फैसला मजदूरों के जीवन में बुनियादी बदलाव कर गया। यह मार्क्सवाद का सबसे प्रथम जीत था जिसने कि मजदूरों को पूरी तरीके से आंदोलित किया और उन्हें एकजुट होने में मदद किया। हम यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और हमने देखा मजदूरों के उन उत्साह को जो यहाँ पर वो दिखा रहे थे। मजदूर नेता अपनी बातों को रख रहे थे अपने मजदूर साथियों के बीच। हम आपको सीधा उन मजदूर नेता की बातों की ओर ले चलते हैं कि वे क्या कह रहे हैं और उनके कहने का कितना बड़ा महत्व है। 1866 ईस्वी के अगस्त महीने में अपना पहला सम्मेलन किया और यह मांग रखी कि इस देश में, अमेरिका के बारे में हम कह रहे हैं, कि उन्होंने 8 घंटे की काम की मांग, कानूनी सीमा होना चाहिए, 8 घंटे का कानून रहना चाहिए ताकि कोई 8 घंटे से अधिक कोई पूंजीपति, उद्योगपति काम न करा। इसकी मांग रखी और इसके लिए संघर्ष करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। तो उनका जो सम्मेलन हुआ नेशनल लेबर यूनियन का 1866 के अगस्त में, उसके अध्यक्ष थे विलियम एच सिल्विस, अमेरिकी मजदूर नेता थे। उनके स्थापना सम्मेलन में कहा गया कि इस देश के श्रमिकों को पूंजीवादी गुलामी से मुक्त करने के लिए वर्तमान समय की पहली और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अमेरिका के सभी राज्यों में 8 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य बनाने का कानून पास कराया जाए। जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम अपनी पूरी शक्ति से संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह नेशनल लेबर यूनियन के सम्मेलन में अमेरिका में। और 1866 के अगले ही महीने, सितंबर महीने में, जो इंटरनेशनल बना था, उसने जेनेवा में उसका कांग्रेस हुआ और उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब तक 8 घंटे की कानूनी सीमा नहीं होती है तब तक मजदूरों की बेहतरी और मुक्ति की बात बेमानी होगी। जेनेवा कांग्रेस में कहा गया, उसका उदाहरण मैं पढ़ देता हूँ। काम के दिन की वैध सीमा तय करना एक प्राथमिक शर्त है जिसके बिना मजदूर वर्ग की स्थिति में सुधार या उसकी मुक्ति का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो इस बात को रेखांकित किया गया कि 8 घंटे का काम की मांग और उसके लिए कानून की मांग मजदूर वर्ग के बेहतरी के लिए ही नहीं, उसके गुलामी से मुक्ति के लिए भी रास्ता साफ करेगा। अगर यह नहीं हो रहा है, अगर 16 घंटे काम करना पड़ रहा है, कहीं कहीं 20 घंटे, तो आप मजदूर आकर काम करके आएंगे, सोएंगे, फिर दूसरे दिन पूंजीपति के लिए काम करने को।
अपने बारे में सोचने का कोई समय भी नहीं है, अपनी दुर्गति पर भी सोचने का समय नहीं है कि यह क्यों है, क्या किया जाए। आपस में दो मजदूर बात भी नहीं कर सकते, संगठन बनाकर बात नहीं कर सकते कि कैसे क्या किया जाए लड़ाई कैसे। तो इसीलिए 8 घंटे की कानूनी सीमा की जो मांग थी वो मार्क्स ने इतना महत्व दिया कि इसके बिना आप आगे का रास्ता में रुकावटें हैं। इसलिए पहले यह मांग अगर हासिल कर ली जाती है तो हमें मुक्ति के पथ पर बढ़ने में आसानी है। 1866 की बात है और उसमें कहा गया, जेनेवा कांग्रेस में कहा गया, चूंकि कार्य दिवस की सीमाएं अमेरिका के पूरे मजदूरों के लिए की गई है। जो नेशनल लेबर यूनियन से मांग की थी वह किसी एक यूनियन या किसी एक फैक्ट्री के लिए, अमेरिका के पूरे मजदूरों के लिए 8 घंटे कानून की सीमा की मांग। तो इसलिए जेनेवा कांग्रेस में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कांग्रेस में यह कहा गया कि अब इस मांग को पूरी दुनिया के मजदूरों के लिए मंच का काम पूरी दुनिया में, सिर्फ अमेरिका भर के मजदूरों के लिए, पूरी दुनिया भर के मजदूरों के लिए 8 घंटे की कानूनी सीमा, 8 घंटे का कार्य दिवस का कानून बने। मजदूरों के ध्येय के लिए बहुत समर्पित नेता, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब जाना ही था कांग्रेस में, उसके पहले ही उनकी मृत्यु, सिल्विस जा नहीं सके, उनके बदले कोई और व्यक्ति कांग्रेस में गया। तो लेकिन सिल्विस की मृत्यु के बाद नेशनल लेबर यूनियन सही रास्ते पर नहीं चल सका। एक नेता की भूमिका क्या होती है, अगर एक सही योद्धा है, मजदूर वर्ग को सही रास्ते पर लिए चल रहा है तो वह नेतृत्व है और मजदूर वर्ग बढ़ता रहेगा। अगर उसमें नेतृत्व ठीक नहीं है, अगर वह उसको रास्ते की खुद जानकारी नहीं है तो पथ भटक सकता है। तो वह इस नेशनल लेबर यूनियन का भी आगे वह रास्ता नहीं रहा जिस समय सिल्विस के समय। इसी बीच जो है, अब तो नेशनल लेबर यूनियन का महत्व कम हो गया, लेकिन इसी बीच अमेरिकी श्रम संघ शिकागो में, जो अमेरिका का बहुत ही औद्योगिक बड़ा केंद्र था, शिकागो में ही अमेरिकी श्रम संघ एक संगठन बना था। इसी बीच जब यह समाप्त हुआ और उसने 7 अक्टूबर 1884 को अपना चौथा सम्मेलन किया, अमेरिकी श्रम संघ, और उसमें उसने प्रस्ताव पारित किया। चौथे सम्मेलन में अमेरिकी श्रम संघ ने कहा कि यह सम्मेलन यह तय करता है कि 1 मई 1886 से 8 घंटे का कार्य दिवस वैध कार्य दिवस होगा और हम मजदूर संगठनों से आग्रह करते हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार अपने नियमों को ऐसे निर्धारित करें कि वे इस प्रस्ताव के अनुकूल हो। मैंने तमाम संगठनों से कहा कि अपने से यह ऐलान किया कि अब कानूनी सीमा 1 मई 1886 से माना जाए। अभी पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकार से इजाजत नहीं है, लेकिन अमेरिकी श्रम संघ ने अपने से मजदूरों के भीतर अपने तमाम संगठनों से कहा कि सारे लोग इस बात को दर्ज करें कि 1 मई 1886 से 8 घंटा ही काम किया जाए। तो फिर इस बात को 1884 में वो कहते हैं कि 2 साल का आगे का कार्यक्रम था, 1 मई 1886 से हम करेंगे। फिर अमेरिकी संघ ने अपने 1885 के सम्मेलन में इस बात को दोहराया कि जो उसने 1884 में फैसला लिया था, और फिर यह संकल्प लिया कि 1 मई 1886 को हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर 8 घंटे का कानून नहीं न पूंजीपति वर्ग मानता है न उसकी सरकार अगर मानती है तो 1 मई 1886 को हम लोग हड़ताल करेंगे। और इस बात को 1885 में फिर तय। इस बीच एक और मजदूर, कई यूनियनों का, कई मजदूरों के संगठनों का संघ था, नाइट्स ऑफ लेबर, अमेरिका में
यह इसके 7 लाख तक सदस्य थे, बहुत बड़ा मजदूरों का संगठन था, अमेरिकी श्रम संघ से बड़ा था। तो अमेरिकी श्रम संघ ने देखा कि यह इतना बड़ा काम है, पूंजीपति वर्ग को झुकाना, सरकार को झुकाना कि 8 घंटे का कानून बनाओ काम का, 8 घंटा से कोई अधिक काम नहीं करा सकते। तो इसलिए उसने तमाम मजदूर यूनियनों से भी और नाइट्स ऑफ लेबर से भी सहयोग की अपील की कि आप सारे लोग इस काम में मिलकर सहयोग करें, तभी हम महान कार्य पर सफलता हासिल कर सकते। लेकिन नाइट्स ऑफ लेबर का जो नेतृत्व था, जो उसके नेता लोग थे, वह उसमें जो सबसे बड़े उनके नेता थे टेरेंस पाउडरली, वह अपने जो उनसे जुड़े यूनियन थे उनको कहते थे कि हड़ताल पर जाने की जरूरत है, वह मजदूरों को विमुख कर। जबकि अमेरिकी श्रम संघ कह रहा था कि सहयोग कीजिए, उसने बात मान ली थी और एक संयुक्त मोर्चा भी बना था। और संयुक्त मोर्चा बना था 8 घंटा एसोसिएशन, एक संयुक्त मोर्चा बना था जिसमें अमेरिकी श्रम संघ, आपको नाइट्स ऑफ लेबर और भी कुछ वामपंथी कई यूनियन मिलकर इसका तैयारी के सिलसिले में कि 1 मई 1886 को जोरदार हड़ताल करनी है, प्रदर्शन करना है, इसी के तैयारी के सिलसिले में आपको 8 घंटा एसोसिएशन नाम का एक संगठन। लेकिन ऊपर से तो यह शामिल था नाइट्स ऑफ लेबर, लेकिन भीतर से वह कहता था कि इसमें शामिल होने की बात नहीं, अरे वह पूरी तरह अपने जोशो खरोश के साथ इसमें शामिल था। फिर भी उस मजदूरों के साथ उसके नेतृत्व का विश्वासघात के बाद भी यह तय था कि 1 मई 1886 को हड़ताल होगी। 1 मई को तैयारी, पूंजीपति वर्ग को भी पता था कि हड़ताल होने जा रही है, तो पूंजीपति वर्ग का अखबार जो होता है उसकी बात का हिमायत करता है और मजदूरों पर प्रहार करता है। तो जो ही 1 मई आया तो उसके सुबह सुबह जो अखबार निकला, उसका एक शिकागो मेल अखबार था, उसमें निकला और लॉर्ड पार्सन मजदूर नेता थे और अगस्त स्पाइस भी मजदूर नेता थे। उसने अखबार में हेडिंग में लिखा कि शिकागो में 2 खतरनाक हत्यारे अव्यवस्था फैलाने के लिए शहर में घूम रहे। अखबार में इसने लॉर्ड पार्सन के बारे में और अगस्त स्पाइस, यह 2 खतरनाक हत्यारे हैं, अव्यवस्था फैलाने देता है, पूंजीपति वर्ग की अखबार। लेकिन लॉर्ड पार्सन के नेतृत्व में पूरे बहुत विशाल जुलूस निकला, शिकागो शहर में ही नहीं, अमेरिका के कई शहरों और पूरे अमेरिका के शहरों में उस समय समझिए का संख्या जो बताई जाती है 5 लाख मजदूरों ने इस जुलूस प्रदर्शन करता और यहीं के साथ मई दिवस का इतिहास शुरू होता और यहीं से इतिहास यह बनता है कि पहली बार 8 घंटे के कार्य दिवस को कानून के रूप में मनवाने के लिए एक पूरे देश के स्तर पर मजदूरों ने आंदोलन किया। इसके पहले पूरे देश के स्तर पर कहीं 8 घंटे के काम को लेकर आंदोलन नहीं हुआ, हड़ताल। तो पूरे देश के स्तर पर पहली बार यह हड़ताल हुई और इस मायने में इसका एक ऐतिहासिक महत्व है, यहीं से इतिहास इसका शुरू हुआ। पूरे शहर में, शिकागो के शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सैनिक के जवान तैनात। लेकिन हड़ताल सफल रही, हड़ताल तो सफल रही और मजदूरों ने दिखा दिया कि मजदूरों में क्या ताकत है। पूंजीपति वर्ग इसको बचा नहीं सकेगी और मजदूरों की ताकत देखते। तो यह शनिवार की घटना हुई थी, 1 मई उस समय शनिवार। इतवार को कुछ नहीं हुआ, इतवार को पूंजीपति वर्ग सब योजना बनाता रहा। उसने घोषणा कर दी कि जो जो मजदूर हड़ताल में शामिल हुए हैं उनको काम पर नहीं रखेंगे, काम से निकाल देंगे, यह घोषणा कर। अब सोमवार आया 3 तारीख,
तो यहीं पर 3 तारीख को मैकानिक हार्वेस्टर फैक्ट्री का जो गेट है, यहाँ पर एक घटना हुई कि वहाँ मैकानिक हार्वेस्टर फैक्ट्री के मजदूर भी हड़ताल में शामिल थे। तो जो हड़ताल में शामिल थे उनको कह चुका था कि उनको घुसने नहीं देंगे, तो गेट पर लोग जमा थे। दूसरी ओर पूंजीपतियों ने 300 भाड़ा का मजदूर ले आया था कि नहीं हटाकर दूसरे से काम करा लेंगे। तो वहाँ पर मजदूर गेट पर हार्वेस्टर फैक्ट्री के मजदूर थे। दूसरी ओर कई अन्य फैक्ट्रियों के भी मजदूर थे। जैसे आपको वहाँ पर लकड़ी ढोने वाला जो ढोने वाले भी मजदूर थे। पैकिंग वर्ग के लोग उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन एकदम अपने धैर्य से अपने मकसद में पुलिस आई और उसने तितर उतर होने का कहा कि भाई भागिए, और तो भगदड़ मची। किसी ने बम फेंका जिसमें 4 मजदूर भी मरे, 7 पुलिसकर्मी भी मरे। और किसने बम फेंका यह बात कभी पता नहीं चलता। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि जेएनयू में किसने बोला यह आज तक पता नहीं चलता है, क्योंकि शासन वर्ग का ही किया हुआ काम था। तो इसीलिए वहाँ भी पूंजीपति वर्ग ने इस घटना को अंजाम दिया था, इसलिए पकड़ता को का पता ही नहीं चलता। लेकिन इस आधार पर पुलिस ने गोलीबारी की, बहुत लोग घायल, हजारों लोग घायल हो गए और कुल वहाँ 10 मजदूर मरे। तो यह जब इस घटना में के बाद वहाँ पर अल्बर्ट पार्सन्स के बारे में आप, वो तो प्रिंटिंग प्रेस मजदूर थे और वह अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार भी एक निकालते थे जिसका नाम अलार्म था, और प्रिंटिंग प्रेस में वह टाइप सेट करने का काम करते थे। तो वहाँ पर जब यह घटना हुई तो घटना के बाद अगस्त 22 जो फर्नीचर कारीगर थे, सैमुअल फील्डेन जो ढुलाई मजदूर थे, फिशर जो प्रिंटिंग प्रेस मजदूर थे, जॉर्ज एंजिल जो खिलौना बेच रहे थे, मजदूर नेता थे लेकिन खिलौना बेचकर अपना उस समय काम था, लुइस लिंग जो कारपेंटर थे, और माइकल स्वाब जो बुक बाइंडर थे, और आस्कर नीबे जो खमीर की दुकान थी, उसमें उनका अपना कुछ हिस्सा भी थे या काम भी कर रहे थे, छोटी मोटी या मजदूर में था। ये सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं लोग कर रहे, ये जो मास्वी इनका हम नाम पढ़े, सारे लोग का इसका फोटो यही समझते। लोग मजदूर के नेता थे, सारे लोग मजदूर थे। तो ये उस समय ये लोग गिरफ्तार हुए। उस समय अल्बर्ट पार्सन्स गिरफ्तार नहीं हुए, बाद में वो खुद ही हाजिर हुए, लेकिन उस समय ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए। 20 अगस्त 1886 ईस्वी को 7 को फांसी की सजा और 1 को 15 साल की कैद। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, कोई आरोप नहीं सिद्ध। और 11 नवंबर 1887 को अल्बर्ट पार्सन्स, अगस्त 22 फिशर और एंजिल को फांसी की सजा फांसी दे दी गई। 4 मजदूर साथियों, मजदूर नेताओं को फांसी दे दी गई। शव यात्रा में 6 लाख लोग शामिल हुए मजदूर साथी। लेकिन यह कैसा षड्यंत्र था पूंजीपति वर्ग और उसकी सरकार की, जब घटना हो गई, न बम फेंकने वाला पकड़ाया जो कौन फेंका है, न आरोप सिद्ध हुए। 6 साल के बाद जब फांसी हो गई तब गवर्नर जॉन एल्टजेल्ड, अमेरिकी जो गवर्नर था, उसने कहा जब फांसी हो गई तब कि उनके खिलाफ ज्यादातर सबूत फर्जी थे, माने नकली थे, झूठा आरोप लगाया गया था और मुकदमा एक नाटक था। इस नाटक में करके फांसी दे देना या 6 साल के बाद फिर उसमें कोई आरोप भाषण दे रहे थे, अपनी बात कर रहे थे।
तो इससे पूंजीपति वर्ग के चरित्र को समझने की जरूरत है कि उनके भाषणों से उनके चेहरे पर मत जाइए, उनकी जो पूरी भीतर की योजना है, जो उनका वर्गीय हित है और मजदूर वर्ग के बारे में क्या क्या षड्यंत्र और योजना बनाते रहते हैं, वह जानने की मजदूर वर्ग को जरूरत है। तो यह घटना घटी ये 1886 1 मई को, और उसके बाद की ये घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। यह सब तो घटना हो गई, लेकिन 8 घंटे का कानूनी जो सीमा वाली जो मांग थी वह पूरी नहीं। फिर अमेरिकी श्रम संघ ने 1888 में एक बैठक हुई, प्रस्ताव स्वीकृत किया कि अभी तक तो मांगे पूरी नहीं हुई, 1 मई 1890 को अमेरिका भर के मजदूर प्रदर्शन करें इस मांग को लेकर। 8 घंटे के कार्य दिवस को लेकर पूरे अमेरिका के मजदूर प्रदर्शन करें, यह 1888 में उन्होंने फैसला किया। इस बीच 1888 के बाद हम जानते हैं जो अभी हम इंटरनेशनल का जिक्र कर रहे थे, जिसका मार्क्स एंगल्स ने गठन किया। इस छोटी सी सभा जिसने अपनी अमिट छाप मजदूरों के ऊपर छोड़ा है, यहाँ एक सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। आप थालियों में देख सकते हैं कितने ही साधारण तरीके से खाना बनाया गया, और इस खाना को भी स्वयं मजदूर साथियों ने ही बनाया, खुद वितरित किया, खुद खाए। यह एक बेमिसाल सामूहिक भोज था जो मई दिवस को और ज़्यादा अविस्मरणीय बनाता है। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। मेरी रिपोर्ट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन मजदूरों के साथ एकताबद्ध होने का प्रयास कीजिए।